उड़ाती हैं और उसे ताने मारती हैं कि वो खून देखकर ही बेहोश हो गई। स्नेहा जी ने जब उसकी बातें सुनी तो गुस्सा हो गई। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी बेटी डर गई थी क्योंकि वो बहुत मासूम और साफ दिल की है। वो खून खराबा नहीं देख सकती तुम्हारी तरह और ना ही किसी को मार सकती है। आखिरी बात उन्होंने उसे ताना मारते हुए कही थी। उनकी बात सुनकर रक्षित को गुस्सा आने लगा। उसकी मुट्ठी कसने लगी, लेकिन तभी रितिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और पलकें झपकाकर शांत रहने को कहा। फिर उसने स्नेहा जी को अपनी मजाकिया नजरों से देखा और उनके पास खड़े राघव जी से बोली, सुन रहे हैं आप? आपकी पत्नी को अब उन हत्यारों से भी सहानुभूति हो रही है जिसने मेरे दोनों भाइयों को मारने की कोशिश करनी चाहिए थी। वैसे मिसेस जिंदल, अगर आप इतनी ही अच्छी हो तो आगे से अगर कोई आपको थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर देना। आप जैसी महान माता की एक ही महान बेटी है, आशी जिंदल। और मैं रितिका जिंदल हूँ, अपने रक्षित भाई की बहन। अगर कोई मुझ पर उंगली भी उठाएगा तो उसी उंगली को उखाड़कर फेंक दूंगी। उसने ये बात इतनी गंभीरता और गहराई से कही कि एक पल के लिए स्नेहा जी घबरा ही गई। वही राघव जी को आज अपनी पत्नी की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। उन्हें तो समझ ही नहीं आता था कि वो रितिका के हर काम में गलती क्यों निकालती रहती थी। तभी श्वेता जी आगे आए और स्नेहा के कंधे पर हाथ रखकर बोली, रितिका, बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। स्नेहा ने बस इतना कहा कि तुम एक लड़की हो और तुम्हें ये खून खराबा क्या शोभा देता है। रितिका ने बोरियत से उन्हें देखा और सिर हिलाकर बोली, आपकी ही कमी थी मिसेज रायजादा। फिर उसने ध्रुव को देखा और बोली, अपने परिवार में एक तुम ही थोड़े समझदार हो। ये सुनकर वो खुश हो गया। बेचारा, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसने उसे थोड़ा समझदार कहा है। तभी रितिका आगे उससे पूछती है, तो एक सवाल का जवाब दो। कैसा सवाल? ध्रुव कंफ्यूज हो जाता है। रितिका स्नेहा और श्वेता जी को देखकर उससे पूछती है, क्या बंदूक से निकली गोली लड़का लड़की देखती है या कोई दुश्मन लड़की समझकर छोड़ देता है? इस पर ध्रुव साफ शब्दों में कहता है, बंदूक की गोली बस उसी दिशा में जाती है जहां उसे मोड़ा जाता है, और दुश्मन जब इंसान हो तो लड़की या औरत को देखकर वो उसे कभी नहीं छोड़ता। सुना आपने? आपके बेटे के ही शब्द हैं। जब जब सतयुग या त्रेता युग में युद्ध हुए हैं तब तब एक स्त्री ने अपने सम्मान या फिर अपने प्रेम या परिवार के लिए हथियार उठाए हैं। उस पल कोई ये नहीं सोचता कि वो स्त्री है, बल्कि ये देखता है कि उसकी हिम्मत कितनी बड़ी है। उसकी बात सुनकर श्वेता जी अब कुछ नहीं बोल पाती। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी ही सोच बहुत गिरी हुई है, जो सच भी था। फिर रितिका ने स्नेहा जी को देखा और बोली, मैंने अपने भाइयों के लिए या खुद को बचाने के लिए किसी को जान से मार भी दिया तो मुझे कोई पछतावा नहीं है। सामने वाला मुझे या मेरे चाहने वालों को मारे उससे पहले ही मैं उन्हें जड़ से उखाड़ दूंगी, यही मेरा उसूल है। रक्षित ने उसका सिर सहलाया और बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा है और जिंदल फैमिली की बेटी को ऐसा ही होना चाहिए। तभी तो दादी ने अपना बिजनेस तुम्हें दिया है, क्योंकि वो तुम्हारी काबिलियत जानती है। जिस पर रितिका मुस्कुरा उठी। वही फिर से दादी के बिजनेस की बात आते ही मानसी जो शांति थी उसकी आंखों में जलन उभर आई। वही आशी के वार्ड में इस वक्त अधिक शुभ, विवान और दिव्या मौजूद थे, जहां दिव्या आशी के लिए फ्रूट कट कर रही थी क्योंकि उसे अपनी दवा लेनी थी। बाकी सभी वही रखे सोफे पर बैठे हुए थे। अधिक का ध्यान अपने फोन में था। वो ऑफिस का वर्क कर रहा था और शुभ भी उससे किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहा था। विवान शांति से बैठा आज हुए हादसे के बारे में सोच रहा था। तभी दिव्या ने उसे आवाज दी, विवान भाई, अब लंच का टाइम तो खत्म हो चुका है, लेकिन सब सुबह का ब्रेकफास्ट किए हुए ही हैं। मुझे लगता है कि हमें लंच ऑर्डर कर देना चाहिए। रक्षित जी, हर्षित और आशी के लिए भी कुछ हेल्थी घर से बनवा लेते हैं। मैं हमारे हेड शेफ से कह देती हूँ। दिव्या की बात सुनकर विवान ने कहा, ठीक है, पहले मैं पूछकर आता हूँ लंच के लिए कहीं किसी ने पहले से ऑर्डर तो नहीं कर दिया। जिस पर दिव्या ने भी सिर हिलाया और खुद भी खड़ी होकर बोली, मैं भी चलती हूँ भाई। फिर उसने सेब की प्लेट आशी के पास रख दी और बोली, तुम्हें अधिक भाई खिला देंगे, मैं आती हूँ, तुम उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। उसकी बात सुनकर आशी शर्मा गई। दिव्या ने शुभ को इशारा किया तो वो भी उनके साथ बाहर चला गया। अधिक ने भी दिव्या की बात सुनी थी।
उसने अपनी नज़र उठाकर आशी को देखा, जो अपनी आंखों में उम्मीद लिए उसे देख रही थी। उसकी इसी मासूमियत की वजह से अधिक मजबूर हो जाता था। ऐसा नहीं था कि उसे आशी से गहरा प्यार था इसलिए उसने उसे चुना, बल्कि उसे वो अपने टाइप की लड़की लगती थी, जो शांत है और रिश्तों की कद्र करती है। एक वजह उसकी तरफ झुकाव की ये भी थी कि उसे रितिका का अपने आगे पीछे घूमना इरिटेट करता था, इसलिए वो आशी के करीब जाने लगा। वो उठा और उसके बेड के पास रखे स्टूल पर बैठ गया। फिर उसने प्लेट उठाई और सेब का एक पीस उसके मुंह के आगे कर दिया। आशी की आंखें चमक उठी और उसने अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार लाते हुए उस टुकड़े को खा लिया। आशी अपने पूरे दिल से अधिक से प्यार करती थी जब उसने उसे पहली बार देखा था, लेकिन उसने उसका पीछा नहीं किया क्योंकि वो जानती थी कि उसे चिपकू लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद हैं, जो उसने खुद नोटिस किया था। उधर जिंदल फैमिली और रायजादा फैमिली अब लॉबी में बैठी हुई थी। सब शांत थे, किसी से कुछ भी बोलता नहीं बन रहा था। तभी विवान, शुभ और दिव्या वहां आ गए। माहौल को इतना टेंस देखकर दिव्या ने अपनी मॉम से पूछा, क्या हुआ मॉम, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? जिस पर श्वेता जी ने उसे देखा, फिर ध्रुव को देखकर चिढ़कर बोली, अपने भाई से पूछो। दिव्या हैरान रह गई और सोचने लगी कि उसके भाई ने क्या कर दिया जो उसकी मॉम ऐसा कह रही है। वो सवाल भरी नजरों से ध्रुव को देखने लगी तो वो मुंह बनाकर बोला, मैंने सिर्फ सही जवाब दिया था। मॉम तो ऐसे कह रही है जैसे मैंने उनकी बेइज्जती की हो। ये बोलकर उसने अपनी मॉम और बहन को नजरअंदाज किया और हर्षित के वार्ड में चला गया। अब उसे इन लोगों के साथ बैठने का कोई शौक नहीं था। तभी विवान सबसे बोला, मैं लंच ऑर्डर कर रहा हूँ, इसलिए पूछने आया था कि किसी ने पहले से मंगा तो नहीं किया। सभी ने ना में सिर हिलाया। श्वेता जी बोली, इस चक्कर में हम भूल ही गए कि सब भूखे हैं। बेटा तुम ऑर्डर कर दो। विवान ने हाँ कहा। फिर वो जैसे ही जाने को हुआ तो उसने एक लड़के को देखा जो भागते हुए यही आ रहा था। ये यहाँ क्यों आया है? विवान ने ये बात थोड़ी तेज आवाज में कहा था, जिससे सबका ध्यान भी उस लड़के पर चला गया। ये तो हमारे कॉलेज के दूसरे ग्रुप डार्क डेविल का मेंबर है ना, ये यहाँ क्यों आया है? जिस पर शुभ सीरियस वे में बोला, क्या तुम दोनों भूल गए कि जिसने रितिका को बचाया था वो भी उसी ग्रुप का मेंबर है, और सारांश का जिगरी दोस्त भी, सारांश भी तो उसी ग्रुप का मेंबर है। लेकिन अक्ष तो कब का जा चुका है, तो ये अब क्यों आया है? विवान ने चिढ़कर कहा। तभी उस लड़के की नज़र भी उन सब पर पड़ी, लेकिन उसने उन्हें इग्नोर किया और सीधा रितिका के वार्ड में जाने लगा। तुम अंदर कहाँ घुसे चले जा रहे हो? वो मेरी बहन का वार्ड है और वो इस वक्त आराम कर रही है। ये बात अभिनव ने कही थी। वो लड़का रुक गया और एक स्माइल के साथ बोला, मैं सारांश के कहने पर रक्षित भाई, हर्षित और रितिका के लिए हेल्थी खाना लेकर आया हूँ। क्या अब मैं जा सकता हूँ? उसकी बात सुनकर अभिनव की आईब्रो सिकुड़ गई। वही स्नेहा जी गुस्से से बोली, उस लड़के ने सिर्फ उन तीनों के लिए खाना मंगाया, लेकिन मेरी आशी को भूल गया। उनकी बात सुनकर उस लड़के, जो कि सारांश और अक्ष का दोस्त है, उसे बहुत अजीब लगा और मन ही मन बोला, कैसी माँ है, इसे अपनी घायल बेटी की कोई फिक्र नहीं है कि उसे गोली लगी है। इसे अभी भी अपनी दूसरी बेटी की फिक्र है जो सही सलामत है। उसने अपना सिर झटका, फिर बिना किसी पर ध्यान दिए अंदर चला गया। अंदर रितिका लेटी हुई थी और राध्या उसे फ्रूट जबरदस्ती खिला रही थी। वही रक्षित भी दूसरे बेड जो अक्ष के लिए डला था उस पर रेस्ट कर रहा था और सारांश उसके साइड बैठा हुआ था। दोनों ही अपनी बहन को मुंह बनाते हुए देख रही थी, जिसका मन फ्रूट खाने का नहीं था। डोर खुलने की आवाज से सबका ध्यान सामने चला गया। जब सारांश ने अपने सामने टिफिन पकड़े लड़के को देखा तो हैरानी से बोला, तुषार तू यहाँ तो क्या नहीं आ सकता? ये कहकर उसने टिफिन का बॉक्स वहीं रखी टेबल पर रखा और बिना उसका जवाब सुने आगे बोला, अक्ष को कॉल किया था तो पता चला क्या हुआ था। मैं डैड के साथ बिजनेस ट्रिप से आज ही वापस आया था और सो रहा था। फिर मैं अक्ष से मिलने उसके अपार्टमेंट गया तो उसने मेरे हाथों तुम सबके के लिए खाना भेज दिया। उसने एक बाउल में वेजिटेबल सूप और दूसरे में दलिया निकाला और उसे राध्या को देकर बोला, इसे रितिका को खिला दो। राध्या ने फ्रूट की प्लेट अलग रख दी और दोनों बाउल को लेकर ट्रे में रखकर रितिका को जैसे ही खिलाने को हुई कि उसने जल्दी से खुद ही स्पून भरी और दलिया खा लिया।
एक बाइट खाते ही उसे थोड़ा नमकीन और मीठा सा स्वाद आया। उसे टेस्ट काफी अच्छा लगा। पहले उसे लगा था ये सादा दलिया होगा, लेकिन खाकर पता चला ये फ्लेवर वाला है। उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो खाते हुए किसी को देख नहीं रही थी और किसी सोच में खोई हुई थी। तुषार ने चुपके से उसकी वीडियो बना ली और उसे अक्ष को भेज दिया। वही सारांश रक्षित को खुद खिला रहा था, क्योंकि उनके हाथ में गहरा घाव था। दोनों भाई तो अपनी बहन को सुकून से खाते देख खुश थे। जब उनका खाना फिनिश हो गया तब तुषार ने एक बॉक्स सारंश को देकर कहा, इसमें तुम्हारे और राध्या के लिए खाना है। मैंने तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से पैक करवाया है, खा लेना। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, और खाने के लिए अक्ष को थैंक यू कहना। मुझे पता है ये उसने खुद ही बनाया है। उससे कहना वो रेस्ट करे, काम में अपनी हेल्थ खराब ना कर ले। ठीक है, कह दूंगा। फिर वो सबको बाय बोलकर चला गया। लेकिन सारांश की बात सुनकर जो रितिका की आंखों में चमक आई थी वो बहुत ही अलग थी। उसकी पकड़ अपने फोन पर कस गई और उसने अक्ष का सेव किया नंबर ओपन किया। तो मेरा एहसास गलत नहीं था। जितना इस खाने में प्यार और अपनापन था, ये किसी अपने के बनाए खाने में ही हो सकता है। सच में वो लड़की कितनी लकी होगी जिसकी लाइफ में तुम रहोगे। वो रितिका एक बेवकूफ थी जो कोहिनूर को छोड़कर मामूली से हीरे के पीछे भाग रही थी, जो उसकी जिंदगी की सारी चमक छीन ले गया। लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ अक्ष राठौर, जिसकी लाइफ का तुम हिस्सा बनोगे। वो लकी लड़की सिर्फ मैं हूँ और अब तुम चाहकर भी मुझसे खुद को जुदा नहीं कर सकते। ये कहते हुए रितिका की आंखों में अक्ष के लिए दीवानगी और गहरा प्यार नजर आ रहा था। अगर उस नॉवेल में मुझे किसी की परवाह या लगाव था तो सिर्फ तुमसे। मैंने कभी जाना नहीं कि सच्चा प्यार क्या होता है, लेकिन जब तुम्हारा किरदार पढ़ा और समझा तब जिंदगी में पहली बार लगा कि ऐसा कोई एहसास सच में होता है। तुम नॉवेल में उस रितिका से बिना शर्त और बिना किसी आस के प्यार करते रहे, लेकिन अब मैं तुम्हें खुद से ऐसा प्यार करने पर मजबूर कर दूंगी जहां तुम मुझे अपनी जुनूनियत की हद तक चाहोगे और मेरे लिए किसी से भी लड़ जाओगे। सो बी रेडी माई लव, क्योंकि मैं तुम्हारा प्यार नहीं बल्कि इश्क बनना चाहती हूँ, जो सिर्फ एक बार होती है। मन ही मन खुद से कहते हुए वो तिरछा मुस्कुराई। जहाँ पहली नजर का प्यार परवान चढ़ चुका था और जुनून का रूप लेने लगा था, वहीं दूसरी तरफ जो अपने प्यार को एक तरफा समझता था, वो एक बड़े से प्राइवेट मिनी हॉस्पिटल वार्ड के अंदर चेयर पर बैठा था। उसके पास ही हॉस्पिटल बेड पर एक बुजुर्ग लेटे हुए थे। वो उससे अपनी कठोर आवाज में कहते हैं, तुम कब तक अकेले रहना चाहते हो? तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, लेकिन तुम फिर भी सबसे अलग रहते हो। जिस पर अक्ष सख्त लहजे में जवाब देता है, वो परिवार जो अपने बेटे को बचा नहीं पाया, और जब इतने सालों बाद उनका बेटा मिला तो आते ही उसके सामने एक लड़की को लाकर खड़ा कर दिया और बोला कि ये उसकी मंगेतर है। जब मैंने मना किया तो वो आदमी मुझे धमकी देने लगा कि अगर मुझे परिवार का हिस्सा बने रहना है तो उनकी मर्जी से शादी करनी होगी। इससे तो मैं एक अनाथ ही ठीक हूँ नाना जी। वैसे भी मुझे उस परिवार से कोई मतलब नहीं रखना है, मुझे बस अपना खुद का परिवार बनाना है। बचपन से मैं बिना किसी परिवार में बड़ा हुआ हूँ और जब मैंने पहली बार उसे देखा था तब से मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मुझे मेरा प्यार मिल जाए। अक्ष के नाना एक गहरी सांस लेते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं, वो तुम्हारे पिता है अक्ष, मैं मानता हूँ उनका तरीका गलत है, लेकिन बेटा वो डर चुके हैं क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई ने भी अपनी मर्जी से शादी की है, लेकिन वो लड़की तुम्हारे भाई से नफरत करती है और सभी से बदतमीजी करती है। उन्होंने अपने एक बेटे को घुटते हुए देखा है बेटा, इसलिए वो डर चुके हैं। फिर भी तुम्हारे लिए वो एक शर्त पर राजी भी तो हो गए। अब तुम्हारी किस्मत में वो लड़की होगी तो तुम्हें उससे कोई जुदा नहीं कर पाएगा। अपने नाना जी की बात सुनकर अक्ष की आंखों के सामने रितिका का चेहरा आ गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नाना जी, इससे पहले कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। बस एक कदम वो आपकी बहू आगे बढ़ा दे, उसके बाद उसे आपकी बहू बनने से कोई नहीं रोक सकता। जिस पर उसके नाना जोर जोर से हंसने लगे। वैसे बरखुरदार, पहले मुझे भी डर था, पता नहीं तुम जिस लड़की से प्यार करते हो वो तुम्हारे लायक होगी कि नहीं, लेकिन आज उस बच्ची से मिलने के बाद पता चला ऐसी लड़की तो मैं क्या, तुम्हारे माँ बाप भी मंदिर में मन्नत मांगकर नहीं ढूंढ पाते। अब समझ आया कि तुम उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ने के लिए बिना एक पल सोचे कैसे मान गए।
वो बच्ची एक नायाब कोहिनूर है। बिना किसी पहचान के उसने सिर्फ इंसानियत के लिए मेरी मदद की, वरना तुम्हारा ये बूढ़ा नाना आज मर। नाना जी, ऐस बड़ी ही बात भूल कर भी मत कीजिएगा, अक्ष ने तेज आवाज में उन्हें टोकते हुए कहा। ठीक है, वैसे भी ये नई जिंदगी मुझे मेरी होने वाली बहू ने ही दी है। पहले तो मैं तुझे उससे मिलवाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो मेरे अक्ष की ही पसंद है। शक तो मुझे हो गया था जब तेरे पर्सनल गार्ड्स उसका ऑर्डर सिर झुकाकर मान रहे थे। ये कहकर वो हंस पड़े। आज वो बहुत खुश थे, उनमें जैसे एक नई जान आ गई हो। अक्ष के नाना जी कोई और नहीं, वही बुजुर्ग आदमी थे जिनकी जान ऋतिका ने बचाई थी, और वो स्टोव भी अक्ष का ही था। उनकी बातें सुनकर और उन्हें इतना खुश देखकर अक्ष मुस्कुराया और ऋतिका के ख्यालों में खोए हुए बोला, नाना जी वो ऐसी ही है, जहां भी होगी वहां खुशियां ही आएगी। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तब मैं 15 साल का था और वो 12 साल की। वो अनाथ आश्रम आई थी अपने दादा दादी के साथ और सभी बच्चों के साथ खिलखिलाकर हंस रही थी। उस पल मैं उसकी आंखों की मासूमियत और उस हंसी में खो गया, और उस दिन पहली बार मेरे मन में एक इच्छा जागी कि काश वो मेरी हो जाए। लेकिन अगले ही पल मैंने ये ख्याल अपने दिल दिमाग से झटक दिया, क्योंकि वो महलों में रहने वाली राजकुमारी थी और वो मेरे जैसे अनाथ को कैसे पसंद कर सकती थी। उस दिन के बारे में सोचते हुए वो उदास हो गया। मैं उसे दूर से देखा करता था, कभी सामने नहीं आया। जब मुझे पता चला कि वो शहर के सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ती है तो मैंने भी अपने टैलेंट के दम पर वहाँ एडमिशन ले लिया। हम दोनों का एक ही स्कूल था, फिर एक ही कॉलेज। उस दौरान मैंने उससे कभी बात नहीं की, लेकिन मेरी उसके भाई हर्षित और सारांश से दोस्ती हो गई। सिर्फ उसके लायक बनने के लिए मैंने पढ़ाई के साथ काम शुरू कर दिया और सब कुछ सही चल रहा था। कॉलेज में आकर मैंने अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया, और जब मैं उसके लायक बनने के करीब पहुंचा तो पता चला वो पहले से ही किसी और की मंगेतर थी। ये जानकर मैं उस वक्त टूट चुका था नाना जी। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ उसे ही मांगा था और अभी भी मांग रहा हूँ। वो मेरी दुआ है, मेरा इश्क है। जब मैं अपने प्यार को किसी और के पीछे उसका प्यार पाने के लिए तड़पते देखता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे दिल को अपनी मुट्ठी में दबा रहा हो। मुझे लगा कि मेरा प्यार अधूरा रह जाएगा। अक्ष ने अपने नाना का हाथ पकड़कर कहा। अब उसकी आंखों में उदासी की जगह एक नई उम्मीद और खुशी ने ले ली थी। वही अक्ष के नाना रघुवीर सिंह आज पहली बार उसे इतना खुलकर बात करते देख खुश थे, साथ ही दुखी भी कि उसे कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। तभी अक्ष आगे बोला, लेकिन मुझे एक उम्मीद दिखाई दी जब सारांश ने मुझे बताया कि वो उस अधिक रायजादा के पीछे प्यार की वजह से नहीं घूमती थी, बल्कि उसकी मॉम उसे फोर्स करती थी। अपनी माँ का प्यार पाने के लिए वो ये सब करती रही नाना जी, लेकिन अब उसने फाइनली अपने अंतर्मन की बात सुनी और खुद को सबसे ऊपर रखा। फिर उसने अपने नाना जी को ऋतिका के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वो गुस्सा हो गए और अपनी मुट्ठी बांधकर बोले, कैसे माँ बाप है जो अपने बच्चों में फर्क करते हैं। जरूर अंधे होंगे, इसलिए तो अपनी कोहिनूर जैसी बेटी को छोड़कर कांच को गले लगाकर बैठे हैं। फिर उन्होंने अक्ष का कंधा थपथपाया और बोले, उस बच्ची के साथ जो हुआ उसे सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा है बेटा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि उस रायजादा फैमिली के बेटे के पीछे हट जाने से अब तुम दोनों के बीच कोई नहीं होगा। मुझे हमेशा से तुम्हारे लिए एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और मजबूत इरादों वाली जीवनसाथी चाहिए थी। वो सभी गुण ऋतिका में हैं। अब तुम देर बिल्कुल मत करना और जल्द से जल्द उससे अपने प्यार का इजहार कर देना, वरना इस बार कोई और बीच में ना आ जाए। ये सुनकर अक्ष के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। इस बार हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता नाना जी, क्योंकि इस बार मैं हमारे बीच कोई जगह नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उसके होठों पर तिरछी मुस्कान खिल गई। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया और सुबह हो गई। ऋतिका ने अपने भाई से कहा, मैं अब ठीक हूँ रक्षित भाई, मुझे अब हॉस्पिटल में रुकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम अपने हाथ पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालोगी। ठीक है भाई, आई प्रॉमिस। तभी राध्या, हर्षित और सारांश अंदर आए और ऋतिका के पास बैठ गए। सारांश बोला, भाई मैंने डिस्चार्ज की सभी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, लेकिन हमें डॉक्टर से पता चला है कि आर्मी के हेड चीफ और प्रेसिडेंट के असिस्टेंट ऋतिका से मिलना चाहते हैं।
तभी रक्षित को भी याद आया और उसने रितिका से पूछा, क्या तुमने जिनकी जान बचाई वो प्रेसिडेंट थे? जिस पर रितिका ने लापरवाही से सिर हिला दिया। वही बाकी सब हैरान हो गए। राध्या एकदम से बोली, मतलब जो तूने मुझे लाइट काटने को कहा था वो इसलिए क्योंकि तुझे पता चल गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है? रितिका ने इस पर भी सिर हिला दिया। वही तीनों भाई राध्या को देखने लगे। उन सबको अपनी तरफ देखता पाकर वो कंफ्यूज होकर बोली, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? तो तुम्हें लाइट से छेड़छाड़ करना भी आता है? ये पूछते हुए रक्षित की आंखें सिकुड़ गई। जब राध्या ने उसके शब्दों को सुना तो वो बेचारगी से रितिका को देखने लगी, जिसने अपने कंधे ऊंचका दिए जैसे इन सब से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर राध्या अपने गाल फुलाकर बोली, रीत, एक तो मैंने बिना कुछ पूछे तेरी मदद की और अब तू मुंह फेर रही है जब तेरे इन भाइयों ने तेरी इकलौती दोस्त को घेर रखा है। उसका ड्रामा देखकर रितिका ने सिर हिला दिया और बिना भाव के बोली, तुमने अच्छा काम किया है, इसमें इतना डरने की क्या जरूरत है? लाइट ही तो काटी है, किसी का बॉयफ्रेंड थोड़ी काट लिया है। उसकी बात सुनकर राध्या झेप गई और जल्दी से बोली, मैं किसी का बॉयफ्रेंड नहीं काट सकती, सिर्फ वाय काट सकती हूँ और भविष्य में जब जरूरत पड़ेगी तो मेरे फ्यूचर बॉयफ्रेंड पर डोरे डालने वाली लड़कियों के बाल भी काट दूंगी। ही, ये कहकर वो अजीब तरह से हंसने लगती हैं। सारांश और हर्षित तो डर ही जाते हैं और एक दूसरे को देखकर सोचते हैं, इन लड़कियां को सच में कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं क्या क्या काट दे। वही रक्षित की आंखें तो डार्क हो गई थी राध्या के मुंह से फ्यूचर बॉयफ्रेंड सुनकर। क्या तुम किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो? राध्या ने जब सवाल सुना तो उसकी हंसी रुक गई और वो रक्षित को हैरानी से देखने लगी। फिर उसने एक नज़र रितिका को देखा जो अपनी आंखों में इंटरेस्ट लिए उसे ही देख रही थी। हे भगवान, अब क्या जवाब दूं? खुद फ्यूचर बॉयफ्रेंड पूछकर रहा है कि मैं किसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। अगर हाँ बोला तो ये सोचेगा कि मेरा टाका पहले से ही भिड़ा हुआ है। अब क्या करूँ? खुद से ही चिल्लाकर सवाल करने के बाद उसने फिर से रितिका को देखा। इस बार उसकी आंखों में मिन्नत साफ नजर आ रही थी। तभी रितिका ने कहा, भाई उसने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है कि मैं उसके लिए एक अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढूं जिसे ये अपना फ्यूचर हस्बैंड बना सके। क्यों राधू? रितिका ने पहली बार पुरानी वाली रितिका की तरह उसे पुकारा था। वो भी उसे राधू तब ही बुलाती थी जब उसे टीस करती थी। हाँ बिल्कुल, ये कहकर वो रक्षित को देखकर शर्माने लगी। वही उसके इतने प्यारे एक्सप्रेशंस देखकर रक्षित के होठों के कोने अचानक मुड़ गए। लेकिन ये बस एक सेकंड के लिए था जिसे रितिका के अलावा कोई नोटिस नहीं कर पाया। तभी बाहर से नोक हुआ तो सारांश ने जाकर डोर खोला। बाहर खड़े लोगों को देखकर वो साइड हट गया और बोला, प्लीज अंदर आइए। बाहर दो अधेड़ उम्र के व्यक्ति खड़े थे। एक ने सफारी सूट पहना हुआ था जिनके हाथ में फूलों का बुके था, तो दूसरे ने मिलिट्री की यूनिफॉर्म। वो समझ गया कि ये वही लोग हैं जिनके बारे में डॉक्टर ने बताया था। दोनों व्यक्ति सिर हिलाते हुए अंदर आए और उनकी नज़र सीधा उस छोटी लड़की पर ठहर गई, जो किसी अप्सरा जैसी खूबसूरत है लेकिन उसका ऑरा बहुत ही दमदार। चीफ कमांडो ने मॉल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज देखी थी जिसमें ये लड़की बहुत ही बहादुरी से उन हत्यारों का सामना कर रही थी। उसकी शूटिंग स्किल्स टॉप नॉच थी और दिमाग भी बहुत तेज। मिलिट्री चीफ उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, हेलो मिस रितिका, आपकी तबीयत अब कैसी है? उन्होंने असिस्टेंट से बुके लेकर उसे देते हुए हालचाल पूछा। मच बेटर सर, उसने नॉर्मली ही जवाब दिया और बुके एक्सेप्ट कर लिया। मैं कमांडर चीफ वीरेंद्र सिंह हूँ। मैं यहाँ आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आज आपने न केवल हमारे देश के प्रधानमंत्री की जान बचाई बल्कि कई निर्दोष लोगों को भी बचाया है। आपकी वजह से टॉप असासिन ग्रुप अपने मिशन में फेल हो गया और इस बार हमारी आर्मी फोर्स उन्हें पकड़ने में कामयाब रही है। ये मिलिट्री के लिए गर्व की बात है जो केवल आपके कारण हो पाया है, इसलिए मैं यहाँ पूरी मिलिट्री टीम की तरफ से आपको धन्यवाद करता हूँ। फिर उन्होंने एक कार्ड निकाला और उसे देते हुए बोले, ये मेरी पर्सनल मिलिट्री फोर्स का कार्ड है जो हर मेंबर के पास होता है। आप उसका हिस्सा नहीं हो लेकिन जब भी आपको हमारी हेल्प की जरूरत पड़े आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकती हो। रितिका ने कार्ड एक्सेप्ट कर लिया।
ये ऑफर उसे मजेदार लगा था, इसलिए उसने मना नहीं किया। अगर चीफ वीरेंद्र को उसके मन की बात पता चल जाती तो वो अभी अपना सिर पीट लेते। फिर वो थोड़ा रुक कर बोले, मैं एक बार फिर से आपको थैंक यू करता हूँ, क्योंकि जिसकी आपने कल जान बचाई थी वो देश के प्रेसिडेंट के साथ मेरे पिता भी हैं। ये बात सुनकर रितिका थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसके एक्सप्रेशन फिर से नॉर्मल हो गए। वो उसी तरह बोली, मैंने दादाजी की जान सिर्फ इंसानियत के नाते बचाई थी, आप इसे एहसास के तौर पर मत लीजिए। उनकी जगह कोई और भी होता तो मैं उनकी भी मदद करती। वीरेंद्र सिंह को रितिका की सोच काफी अच्छी लगी और वो उससे और भी इम्प्रेस हो गए। मैं तुम्हारी अच्छाई को एहसान का नाम देने की सोच भी नहीं सकता। मैं यहाँ उस दिल के रिश्ते की वजह से आया हूँ जिससे मेरे पिताजी तुमसे जुड़ गए हैं। उनकी बात सुनकर रितिका कंफ्यूज हो जाती है। तभी वो अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहते हैं, मैं यहाँ तुम्हें व्हाइट मैंशन में इनवाइट करने के लिए आया हूँ। मेरे पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। वो खुद आने की जिद कर रहे थे, लेकिन मैंने जबरदस्ती उन्हें रोका है। रितिका ने नहीं सोचा था कि वो दादाजी उससे मिलने के लिए इतने बेताब होंगे। जब उन्होंने उससे पूछा था कि वो मिलने आएगी तो उसने ऐसे ही कह दिया था। फिर असिस्टेंट दरवाजे पर खड़े एक गार्ड से फ्रूट की बास्केट लेकर आया और बैट के साइड टेबल पर रखकर बोला, ये प्रेसिडेंट ने आपके लिए भेजा है। उन्हें नहीं पता था कि आपको कौन सा फल पसंद है, इसलिए ये सारे भेज दिए। रितिका ने देखा कि वो टोकरी कितनी बड़ी है और उसमें ऑलमोस्ट सारे फल थे। वो खुद को हंसने से रोक नहीं सकी। उसने अपनी हंसी कंट्रोल की और बोली, दादाजी को इन सब के लिए थैंक यू कह दीजिएगा और उनसे कहना मैं फ्री होकर उनसे मिलने आऊंगी। तब तक वो अपना ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं उन्हें व्हीलचेयर पर नहीं देखना चाहती। उसकी बात सुनकर कमांडो चीफ वीरेंद्र सिंह पहले तो चौंके, लेकिन उन्हें अंदर से अच्छा महसूस हुआ कि इस बच्चों को भी उनके पिता से अपनापन है। वो मुस्कुराकर बोले, बेटा, अगर आप मेरे डैड को दादाजी कहती हो तो मुझे भी आप अंकल कह सकती हो। रितिका को भी इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई, बल्कि उसे अपने सामने खड़े व्यक्ति का सीधी बात करने का तरीका पसंद आया था। ओके अंकल, आप दादाजी तक मेरा मैसेज पहुंचा देना। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं। आप अपना ख्याल रखना और जब भी आप आना चाहो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं आपको लेने के लिए किसी को भेज दूंगा। ये कहकर उन्होंने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और उसे थमा दिया। ये कार्ड मेरी स्पेशल फोर्स के टीम मेंबर का है। जब भी तुम्हें ज़रूरत हो तुम इस कार्ड के जरिए उन्हें अपने ऑर्डर फॉलो करने के लिए कमांड दे सकती हो। ये कार्ड हमारे फैमिली मेंबर को दिया जाता है और आज से तुम भी हमारा परिवार हो। रितिका उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। रक्षित जो शांत बैठा था उसकी आईब्रो चढ़ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये इतनी कीमती चीज उसकी बहन को ऐसे ही दे देंगे। वीरेंद्र जी ने उसका सिर सहलाया। ये फैसला आपके दादाजी का है, इसलिए इसमें हम दोनों कुछ नहीं कर सकते। अपनी बात पूरी करने के बाद वो वहां से निकल गए। रितिका ने भी कुछ नहीं कहा। उसने रक्षित को देखा और बोली, चले भाई। रक्षित ने हामी में सिर हिलाया। उसके बाद सारांश ने फ्रूट बास्केट उठाई और फ्लावर का बुके लिए और बाजार निकल गया। राध्या रितिका के साथ चल रही थी। उनके पीछे रक्षित और हर्षित आ रहे थे। हॉस्पिटल में अब कोई फैमिली मेंबर नहीं था, क्योंकि कल रक्षाबंधन था, इसलिए सभी कल की तैयारियां करने के लिए घर जा चुके थे। जैसे ही रितिका हॉस्पिटल से बाहर आई उसकी नज़र सामने खड़ी कार पर गई, जिसमें एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दे रहा था। उसी समय वो लड़का भी पलटा। अब रितिका के सामने उसका चेहरा साफ हो गया था। रितिका की आंखें सिकुड़ गई। ये यहाँ क्या करने आया है, उसने मन में कहा। फिर नजरें फेर ली। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसे बहुत ही इंटेंसिटी से देख रहा हो। रक्षित और हर्षित की नज़र भी उस तरफ गई और दोनों का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। सामने वो लड़का कोई और माही अधिक रायजादा था। रितिका अपनी आंखों के कोने से यहाँ वहाँ देख रही थी, तभी उसे एक कोने में खड़ा अक्ष नजर आया, जिसके एक्सप्रेशन कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। क्या अक्ष को मेरा मिस्टर रायजादा को देखना पसंद नहीं आया? रितिका ने खुद से सवाल किया और मुस्कुराने लगी। उसे जवाब पहले से पता था। तभी उसने देखा कि अक्ष वहां से जा रहा है। तभी रितिका उसकी तरफ जाने लगी।
रक्षित और हर्षित की नज़र अभी भी अधिक पर थी, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनकी बहन अब वहां नहीं है। राध्या ने देख लिया था कि वो किसके पीछे गई है, इसलिए वो शांत रही। वही रितिका ने उसे जाते देख आवाज लगाई, अक्ष। उसके पुकारते ही अक्ष के चलते कदम रुक गए। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो कैसे इस आवाज को नहीं पहचान सकता था। उसे आज से ज्यादा अपना नाम इतना अच्छा कभी नहीं लगा था। अक्ष। रितिका ने दोबारा उसका नाम लिया। वो घुमा और अपने सामने खड़ी लड़की को देखने लगा जो उसकी दुनिया है। रितिका उसके पास आने लगी तभी उसे किसी चीज से ठोकर लगी और वो गिरने लगी, लेकिन तभी अक्ष ने भागकर उसका एक हाथ पकड़ लिया और अपने पास खींच लिया। रितिका अक्ष के सीने से लग गई और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। उसे गिरता देख अक्ष घबरा गया था और उसने बिना कुछ सोचे उसे अपनी बाहों में खींच लिया। खींचे जाने पर रितिका ने गिरने के डर से अपनी बाहें उसके गले में डाल दी थी। दोनों जैसे ही करीब आए तो उनकी सांसें एक पल को थम गई और दिल शोर करने लगा। ये वही एहसास था जब दोनों पहली बार आमने सामने आए थे, वो भी बेहद करीब। कल का दिन डरा देने वाला था, लेकिन अक्ष लिए सबसे अच्छा भी था क्योंकि उस वक्त वो अपने प्यार के साथ उसके दिल के करीब था। अक्ष जो रितिका को ही देखने आया था, लेकिन जब उसने अधिक रायजादा को वहां देखा तो उसकी मुट्ठी गुस्से से बंध गई। फिर उसकी नज़र हॉस्पिटल से बाहर आती रितिका पर चली गई। जब उसने देखा कि रितिका की नज़रें अधिक को देख रही है तो एक बार फिर निराशा ने उसे घेर लिया। उसकी आंखों में नाराजगी झलकने लगी थी। वो वहां नहीं रुकना चाहता था, इसलिए बिना मिले ही जा रहा था। लेकिन रितिका का उसे ऐसे रोकना और उसके पास आना उसकी नाराजगी और निराशा को खत्म कर गया था। उसे अच्छा लगा कि इस बार उसे अधिक के अलावा वो दिखा तो। क्या तुम देखकर नहीं चल सकती? अभी पत्थर से टकराकर खुद को चोट पहुंचा लेती, अक्ष ने उसे डांटते हुए कहा। जिस पर रितिका उसकी आंखों में देखते हुए बोली, लेकिन लगी तो नहीं ना? आपने हर बार की तरह इस बार भी मुझे बचा लिया। रितिका के शब्दों में बहुत गहराई थी। अक्ष ने जब उसके शब्द सुने तो वो उसे देखता ही रह गया। रितिका हल्का मुस्कुराई और बोली, मैं आपको कल के लिए थैंक यू बोलने आई थी। थैंक यू सो मच, मेरी जान बचाने के लिए। अगर मैं ना आता फिर भी तुम अपने प्लेन के साथ पहले से ही तैयार थी और कूदने वाली थी। मैं ऐसे ही बीच में आ गया और तुम्हें खींच लिया, लेकिन बाद में हमें कूदना तो फिर भी पड़ा। अक्ष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसके जवाब पर रितिका तिरछा मुस्कुराई और बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई मुझे बचाने आएगा। वैसे भी मैं हीरोइन नहीं हूँ जो किसी के बचाने का इंतजार करती रहूं। किसी दूसरे से उम्मीद लगाने से अच्छा हम खुद ही खुद को प्रोटेक्ट करें तो लाइफ बहुत इसी हो जाएगी। अक्ष को उसका ये एटीट्यूड बहुत पसंद आया। आज उसे रितिका का ये साइड बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था। वो उसके करीब आया तो रितिका की सांसें धीमी पड़ने लगी और दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे भी हीरोइन पसंद नहीं है जो खुद को बचा भी ना सके, और ना ही मैं कोई हीरो हूँ जो सबको बचाता फिरे, उसने धीरे से उसके कान में कहा और चुप हो गया। तुम मेरी जीने की वजह हो, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बंदूक की गोली खाना कौन सी बड़ी बात है? आगे के शब्द उसने मन में बोले, लेकिन रितिका उसके शब्दों के पीछे छुपे अर्थ को समझ चुकी थी, जिससे उसके दिल में अजीब सा एहसास होने लगा था और एक गर्माहट सी उसे महसूस हो रही थी। दोनों अभी भी बेहद करीब थे और एक दूसरे की आंखों में ही खोए हुए थे कि तभी वहां रक्षित, राध्या, हर्षित और सारांश भी आए। उन्होंने उसे आवाज लगाई। अपने भाइयों की आवाज सुनकर वो उसकी बाहों से दूर हो गई। वही उसके दूर जाते ही अक्ष को अपने अंदर एक खालीपन सा महसूस हुआ। वो उसे अपने करीब चाहता था, वो भी बहुत बुरी तरह। वो उसका सुकून थी और उसके बिना वो कैसे जी रहा था ये उसके सिवा कोई नहीं जान सकता था और ना समझ। तीनों लड़के और राध्या रितिका के पास आ गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो प्रिंसेस? हमारी कार वहाँ खड़ी है। चलो, तुम्हें ज्यादा खड़ा नहीं रहना चाहिए, अभी भी तुम कमजोर हो। रक्षित ने उसका सर सहलाकर फिक्र से कहा। भाई, मैं ठीक हूँ और मैं यहाँ मिस्टर अक्ष को थैंक यू बोलने आई थी। उन्होंने कल मेरी जान बचाई और इस दौरान उन्हें भी गोली लग गई, इसलिए मैं बस यहाँ उनका शुक्रिया करने आई थी। तीनों ने अभी तक अक्ष को नहीं देखा था क्योंकि उनकी नज़र सिर्फ रितिका पर थी।
वैसे भी अक्ष जहां खड़ा था उसके आगे एक कार पार्क थी जिससे पीछे से उन्हें वो नजर नहीं आया। पास जाकर उन्हें पता चला कि कोई और भी है यहाँ, लेकिन पहले उन्हें अपनी प्रिंसेस की फिक्र थी। तभी सारांश की नज़र उस पर गई। अक्ष तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ पास में किसी काम से आया था, इसलिए सोचा कि यहाँ आकर ऋतिका को भी देख लूँ कि अब वो कैसी है। अब वो ये तो नहीं कह सकता था कि वो बहन सही मिलने आया था, क्योंकि उसे देखे बगैर उसका दिल तड़प रहा था, लेकिन सारांश उसका बहाना अच्छे से समझ रहा था। अच्छा किया जो ये सोचा, मुझे भी तुमसे काम था। और रही बात ऋतिका की, तो अब वो बिल्कुल ठीक है। हम उसे डिस्चार्ज कराकर घर ही ले जा रहे हैं। तुम भी हमारे साथ चलो, वही बात हो जाएगी, क्योंकि कल समय नहीं मिलेगा। कल रक्षाबंधन है और वो पूरा दिन मैं अपनी बहन के साथ ही स्पेंड करूंगा। सारांश के कहने पर कि कल रक्षाबंधन है, तब जाकर ऋतिका को याद आया, क्योंकि पिछले जन्म में उसने किसी को अपना भाई नहीं बनाया था और ना राखी बांधी थी, इसलिए उसे इस फेस्टिवल के बारे में ज्यादा पता नहीं था। वही सारांश ने जब अक्ष से साथ चलने के लिए पूछा तो उसने बिना देरी के हामी भर दी। वैसे भी उसे तो मौका ही चाहिए था ऋतिका के करीब रहने का। अब जब वो उसकी तरफ बढ़ रही है तो वो अपने हाथ से ये मौका नहीं जाने देगा। अधिक जो रोड की दूसरी तरफ अपनी कार से टिकर खड़ा था, जब उसने ऋतिका को किसी और के करीब देखा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसका मन कह रहा था कि अभी वहां जाए और ऋतिका को उस लड़के से अलग कर दे, लेकिन उसका ईगो बहुत बड़ा था। वो बिना किसी भाव के उन्हें देखते हुए खड़ा रहा। शुभ, जो कब से कार के अंदर बैठा था और सोचने की कोशिश कर रहा था कि वो ऑफिस के बजाय हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं, वो अपने भाई से पूछना चाहता था, लेकिन उनके इतने कोल्ड एक्सप्रेशन देखकर उसने कुछ ना कहना ही ठीक समझा। जब अधिक ने देखा कि वो सब अब जाने के लिए तैयार है तो वो उनके पास चला गया। रक्षित, हर्षित और सारांश ने जब उसे उनकी तरफ आता देखा तो उनके एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए। तीनों भाई ऋतिका के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए, जैसे वो अपनी बहन पर अब उस आदमी की परछाई भी नहीं पड़ने देंगे। ऋतिका के पीछे ही अक्ष था, जो उसके बराबर में खड़ा हो गया और अधिक को घूरने लगा। उसे देखकर अक्ष को गुस्सा आ रहा था। उसकी नज़र एकदम से ऋतिका पर गई, लेकिन उसके फेस पर कोई बदलाव ना देखकर उसे राहत मिली। ऋतिका भी जानती थी कि अक्ष उसे ही देख रहा है। वो उसके चेहरे पर गुस्से के पीछे छिपे हल्के से डर को भांप सकती थी। डर उसे फिर से खो देने का, डर उसके बदल जाने का। जब अधिक को ऋतिका दिखना बंद हो गई तो उसकी बोहे सिकुड़ गई। शुभ भी वहां आ गया था। उसे उन तीनों का ऐसा रिएक्शन पसंद नहीं आया था। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सारांश ने गुस्से से सवाल किया। अधिक ने तीनों को घूरा, फिर सारांश को देखते हुए बिना भाव के बोला, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ सिर्फ ऋतिका का हाल चाल पूछने आया था, लेकिन तुम सबका रिएक्शन देखकर लगता है जैसे मैं तुम्हारी बहन को अगवा करने आया हूँ। उसकी बात पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी शुभ हंसते हुए अपने भाई से बोला, ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं भाई कि कहीं इनकी वो चिपकू बहन आपको देखकर फिर से फिसल ना जाए और पहले की तरह आपके आगे पीछे ना घूमने लगे। यही डर है इन सबको। शुभ के शब्द मजाक उड़ाने वाले थे। रक्षित को इतना गुस्सा आया कि उसने उसे पंच मारने के लिए अपना हाथ ही उठा दिया। अपनी जुबान संभालकर वो चिल्लाया और जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ा, उसकी पल एक कोमल हाथ ने उसकी बंद हो चुकी मुट्ठी पकड़ ली। रक्षित ने अपनी लाल धधकती आंखों से अपने बगल में देखा तो ऋतिका उसका हाथ पकड़े खड़ी थी और नामे सिर हिला रही थी। लेकिन किसी ने ये नोटिस नहीं किया था कि रक्षित से ज्यादा भी कोई गुस्से में था और आसपास तनाव का माहौल बन गया था। अक्ष, जिसकी आंखें बेहद ठंडी और डार्क हो चुकी थी और वो अपनी आंखों में मौत जैसी ठंडक लिए शुभ को घूर रहा था। उसके एक्सप्रेशन उसके साधारण लुक से मैच नहीं कर रहे थे। शुभ को वो दिख नहीं रहा था, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि कोई अपनी खतरनाक आंखों से उसे ही घूर रहा है, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। लेकिन उसने अपने अंदर के डर और घबराहट को दिखने नहीं दिया, और जब उसने रक्षित को खुद की तरफ बढ़ते देखा तो वो 2 कदम पीछे हट गया। लेकिन जैसे ही ऋतिका बीच में आई, उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वही अक्ष ने जब ऋतिका की हरकत देखी तो उसे ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो।
उसके सभी भाव गायब हो गए और वो अपनी खाली आंखों से उसे देखने लगा। उसके दिमाग में कई सारे सवाल घूम रहे थे। प्रिंसेस, आप बीच में मत आओ। मैं इसे समझाकर रहूंगा कि इसे अपनी जुबान को ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम क्या होगा। रितिका ने रक्षित को शांत करते हुए कहा, भाई, मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी सी बात पर उसे मारना चाहिए। उसका जवाब सुनकर रक्षित के साथ बाकी सब दंग रह गए। अक्ष ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। वो कैसे इतनी सी बात कह सकती है? क्या उसे समझ नहीं आ रहा कि वो उसका मजाक बना रहा है? तभी रितिका ने जो कहा उसे सुनकर अक्ष के दिल में दर्द उठने लगा। भाई, उसने गलत भी नहीं कहा है। मैं मिस्टर रायजादा का सच में पीछा करती थी। फिर पहले चाहे मिसेज जिंदल ने मुझे फोर्स किया था, लेकिन बाद में मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। मुझे लगा ही था तुम बस बदलने का नाटक कर रही हो। तुम जिस तरह से मेरे भाई के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, ये सिर्फ आंटी के कहने की वजह से तो नहीं हो सकता। अब तुमने खुद ही मान लिया कि तुम्हें मेरे भाई से प्यार था, इसलिए तुम उनका पीछा करती थी। तुम्हारा इग्नोर करना भी सिर्फ अटेंशन पाने का तरीका था, और देखो तुम कामयाब भी हो गई। मेरे भाई तुमसे मिलने आ गए, शुभ ने टेई हंसी हंसते हुए कहा। वही जब अधिक ने सुना कि वो प्यार की वजह से उसके पीछे थी तो उसे अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। उसे अच्छा लग रहा था। शुभ अपने ही घमंड में था और घूरते हुए हर्षित और सारांश को देख रहा था, जो गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। तभी रितिका ने अपने भाई का हाथ पकड़ा और ठीक सामने जाकर खड़ी हो गई। अधिक, जिसने कभी रितिका को ध्यान से नहीं देखा था, आज वो उसे इतने करीब से देखकर खोने लगा था। उसने उसकी खूबसूरती पर कभी गौर ही नहीं किया था। मिस्टर शुभ रायजादा, खुश होने से पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैंने कहा कि मैं दिल के हाथों मजबूर हो चुकी थी, इसलिए तुम्हारे भाई की इग्नोरेंस, इंसल्ट और गुस्सा भी सहन किया। लेकिन वो बीच में रुकी और अधिक को देखने लगी। वही सब जानना चाहते थे कि वो आगे क्या कहेगी। अक्ष का दिल जैसे एक बार फिर टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। उसने अपनी आंखें कसके बंद कर ली, जिससे कोई उसके एक्सप्रेशन न देख सके। वो अब चाहकर भी अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पा रहा था, लेकिन अचानक उसके दिल में एक विचार आया। नहीं, वो शायद मेरी है और अब मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। ये सोचते ही उसकी आंखें खुल गई और उनमें रितिका के लिए जुनून और दीवानगी गहराने लगी। तभी रितिका की आवाज सबको एक बार फिर सुनाई दी, जिनमें अफसोस और गुस्सा था। मैंने तुम्हारे भाई की सभी हरकतें बर्दाश्त की, क्योंकि मुझे गलतफहमी हो गई थी कि 2 साल पहले जिसने मुझे डूबने से बचाया था वो तुम्हारा भाई है। उसकी बात सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। अधिक, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आता था, वहां भी हैरानी और कुछ खोने का डर दिखने लगा। शुभ की हंसी भी गायब हो गई। रक्षित, हर्षित और सारांश भी शौक में थे, क्योंकि उन्हें ये बात पता ही नहीं थी कि उनकी बहन के साथ कोई हादसा हुआ था। वही अक्ष के एक्सप्रेशन अजीब हो गए और वो एकटक रितिका को देखने लगा। रितिका ने सबकी हैरानी दूर करते हुए अपनी बात कहना जारी रखा। 2 साल पहले जब मैं और आशी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थे, तब कॉलेज की तरफ से एक ट्रिप पर गए थे। रक्षित भाई तो इंडिया से बाहर ही थे। सारांश भाई भी अपने घर गए हुए थे और हर्षित भाई की तबीयत खराब थी, इसलिए वो नहीं गए थे। मैं भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन आशी का बहुत मन था जाने का, क्योंकि उसकी पहली ट्रिप थी स्कूल और कॉलेज में। इसलिए मिसेज जिंदल ने मुझे भी उसकी देखभाल करने के लिए जबरदस्ती भेज दिया और बोला कि अधिक भी जा रहा है तो तुम्हें अच्छे से बिहेव करना होगा। ट्रिप पर हम झरने के साइड एंजॉय कर रहे थे, तभी मुझे आशी का धक्का लगा और मैं पानी में गिर गई। उसके बाद आशी भी अपना बैलेंस नहीं बना पाई और वो भी गिर गई, लेकिन वो जहाँ गिरी थी वहाँ का पानी गहरा नहीं था और उसे तैरना भी आता था, लेकिन फिर भी वो सब कुछ भूलकर जोर जोर से रोते हुए चिल्ला रही थी। मैं झरने के बहाव में बहती चली जा रही थी और पानी मेरे अंदर भर चुका था, जिससे मैं धीरे धीरे अपने होश खो रही थी। जब मुझे लग रहा था कि मैं मरने वाली हूँ, तब मैंने अधिक को पानी में कूदते हुए देखा था, जिससे मेरे मन में एक नई उम्मीद जाग गई। मुझे लगा वो मुझे बचाने आ रहा है। उसके बाद मैं बेहोश हो गई, लेकिन मुझे इस बात का एहसास था कि कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा है और उसने मुझे पानी से निकालकर सांस दी थी। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे पास अधिक बैठा हुआ था।
मुझे लगा वही मेरा सेवियर है और उस दिन से मैंने ठान लिया कि मैं अपने रिश्ते को पूरे दिल से निभाऊंगी। इसलिए मैं बिना किसी शिकायत के बेवकूफ़ों की तरह उसके लिए सब कुछ करती रही, जबकि इन्होंने मुझे नहीं बल्कि आशी को बचाया था। और ये बात मुझे कल ही पता चली थी जब मैंने एक क्लासमेट से उस हादसे के बारे में पूछा था। रितिका की पूरी बात सुनने के बाद सबको झटका लगता है। सबसे बड़ा झटका तो अधिक को लगा था, लेकिन वही कोई था जिसकी आंखों में दुनिया जहां की चमक समा चुकी थी।